नमस्कार मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम देखेंगे कि चंद्र का बल जन्मपत्री में कैसे देखा जाता है। तो देखिए, चंद्र जो होता है किसी जातक की मनोदशा और मानसिक बल को प्रदर्शित करता है। तो बिना अच्छी मनोदशा के और बिना मानसिक बल के जातक जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए किसी की जन्मपत्री में चंद्र का बली होना बहुत आवश्यक होता है। अगर चंद्र कमज़ोर हो जाता है तो जन्मपत्री बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। इसलिए सबसे पहले जन्मपत्री में लग्न लग्नेश का बल देखने के बाद, लग्न और लग्नेश को देखने के बाद सबसे पहले चंद्र को देखा जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं चंद्र का बल कैसे देखते हैं। चंद्र का बल, चंद्र में मुख्य रूप से पक्ष बल की प्रधानता है, अर्थात अगर चंद्र पक्ष बली होगा तभी उसको बली मानना चाहिए। अगर उसका पक्ष बल कम है, कमज़ोर है, तो अन्य बल चाहे जितना मर्जी हो उसको बली नहीं मानना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे देखते हैं चंद्र का पक्ष बल। चंद्र का पक्ष बल देखिए, सूर्य और चंद्र की दूरी के हिसाब से देखा जाता है। चंद्र और सूर्य में दूरी, जैसे मान लीजिए इस भाव में सूर्य है तो चंद्र अगर इसी भाव में होगा, यही चंद्र होगा, तो चंद्र का पक्ष बल सबसे कमज़ोर होगा। ऐसा अमावस्या के दिन होता है। और जैसे जैसे चंद्र सूर्य से दूर जाता है वैसे वैसे उसका पक्ष बल बढ़ता रहता है। पक्ष बल बढ़ता रहे, जैसे इस राशि में आएगा, इस राशि जितना अधिक राशियों में जाएगा दूर उतना उसका पक्ष बली होगा। और जब चंद्र सूर्य से 180 डिग्री दूरी पे हो जाता है सीधे पूरे, तब वो पूर्ण बली होता है। ऐसा होता है पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन ऐसा होता है। और चंद्र और सूर्य साथ होते हैं अमावस्या के दिन। तो अमावस्या के दिन चंद्र का वो पक्ष बल सबसे अधिक कम होता है। फिर जैसे जैसे चंद्र आगे जाता है उसका पक्ष बल बढ़ता रहता है। और जब पूर्णिमा के दिन चंद्र इस सूर्य से सीधे 180 डिग्री दूर आ जाता है तो पूर्णिमा के दिन वो सबसे अधिक पक्ष बली होता है। उसके बाद फिर चंद्र और सूर्य की दूरी कम होने लगती है, और जैसे जैसे कम होती है उसका पक्ष बल कम होता रहता है। ऐसे आगे आते आते कम होता रहता है। और जब ये सूर्य चंद्र दोनों साथ आ जाते हैं और अमावस्या हो जाती है तो पक्ष बल उसका एकदम कम हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि चंद्र का पक्ष बल कैसे देखा जाता है। तो देखिए, चंद्र का पक्ष बल होने के लिए कम से कम चंद्र और सूर्य में 70 डिग्री का अंतर होना चाहिए। 70 डिग्री अर्थात एक राशि एक राशि 30 डिग्री की होती है, 2 राशि 60 डिग्री की, 3 राशि 90 डिग्री की। तो कम से कम 70 डिग्री का अंतर तो होना ही चाहिए चंद्र और सूर्य में। अगर जितना अधिक होगा उतना अच्छा है। ठीक, तो इसलिए चंद्र में सबसे पहले पक्ष बल देखना चाहिए। चंद्र में पक्ष बल अगर है तो चंद्र के अन्य बल भी देखने चाहिए, उसी हिसाब से विचार। अगर चंद्र में पक्ष बल कम है तो समझ लीजिए कि चंद्र कमज़ोर है। अगर अन्य स्थितियां भी चंद्र के विपरीत हैं तो समझ लीजिए चंद्र बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। ठीक, और देखिए उसके बाद चंद्र के पक्ष बल देखने के बाद अंश बली है। अगर चंद्र अच्छे अंशों में अर्थात 6 से 24 अंश तक है तो और भी अच्छा है। उसके बाद अगर चंद्र शुभ प्रभाव में अर्थात शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो अच्छा है। चंद्र देखिए, चंद्र क्योंकि आदमी की मानसिक स्थिति का प्रतीक होता है, उसके हिसाब से आदमी की मनोदशा मानसिक बल होता है। तो चंद्र पे अगर शुभ प्रभाव रहेगा तो उसकी मनोदशा अच्छी रहेगी, उसका मानसिक बल अच्छा रहेगा। अगर चंद्र पे पाप ग्रहों का प्रभाव अर्थात पाप ग्रहों के में मतलब शनि का, राहु का, केतु का, इन सब का प्रभाव रहेगा तो उसका मानसिक मनोदशा अच्छी नहीं रहेगी। और मंगल का प्रभाव रहने से थोड़ी सी मनोदशा उग्र हो जाती है। ठीक,
इसमें क्या नाम है, बृहस्पति का प्रभाव बहुत अधिक होता है। अगर बृहस्पति का प्रभाव चंद्र पे पड़ता है किसी भी तरह से, तो जातक के लिए बहुत ही शुभ होता है। ऐसी जातक बहुत अच्छी मानसिक मनोदशा वाला, अच्छे मानसिक बल वाला और अच्छे भाग्य वाला होता है। ये चंद्र पे गुरु का प्रभाव कैसे कैसे देखा जाता है, जैसे देखिए चंद्र और गुरु साथ हो तो चंद्र पे गुरु का पूर्ण प्रभाव पड़ेगा, या चंद्र और गुरु परस्पर केंद्र में हो तब भी चंद्र पे गुरु का प्रभाव पड़ता है। जब ये परस्पर केंद्र अर्थात 4, 7, 8 में हो तब भी गुरु का, या किसी तरह गुरु की दृष्टि चंद्र पे पड़े, गुरु की दृष्टि अगर चंद्र पे पड़ती है तब भी चंद्र का पे शुभ प्रभाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप जातक को बहुत ही सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। ठीक, तो इसी तरह शुक्र का प्रभाव अगर रहेगा चंद्र पे तो वो भी अच्छा, क्योंकि वो भी गुरु और शुक्र यही दो शुभ ग्रह हैं। बुध परिस्थिति के अनुसार अगर शुभ ग्रहों के साथ रहता है, शुभ राशि में रहता है तो शुभ होता है, और अगर अशुभ ग्रहों के साथ है तो अशुभ रहता है। तो इस हिसाब से अगर बुध शुभ हो तो उसका प्रभाव भी अच्छा रहेगा। और देखिए चंद्र किस राशि में अच्छा होता है। चंद्र देखिए वो दूसरी अर्थात वृष राशि में उच्च राशि का होता है, चौथी राशि कर्क राशि में अपनी राशि का होता है, और उसके बाद 9 और 12 धनु और मीन, इन चारों राशियों में चंद्र अच्छा होता है, क्योंकि ये उच्च राशि स्वराशि ये दोनों बृहस्पति की राशियाँ हैं, और इससे बृहस्पति की राशि में होने से उस पर बृहस्पति का प्रभाव बढ़ता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। जबकि 8वीं राशि है वृश्चिक, और वृश्चिक इसकी नीच राशि है, और 10 और 11 ये दोनों शनि की राशियां हैं, मकर और कुंभ। तो ये इन तीनों राशियां चंद्र के लिए अच्छी नहीं है। ठीक, तो इन राशियों में अगर चंद्र रहेगा तो ये अच्छा होगा, और इन राशियों में अगर चंद्र रहेगा तो ये चंद्र के लिए अच्छा नहीं है और जातक के लिए भी अच्छा नहीं है। देखिए किसी एक भी सिर्फ एक फैक्टर से किसी बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जब कई फैक्टर मिल जाते हैं तब किसी निर्णय पे पहुंचा जा सकता है। जैसे इसमें जितने अगर खराब स्थितियां हो तो चंद्र की स्थिति खराब, और अच्छी स्थितियां हो तो चंद्र की स्थिति अच्छी मानी जाएगी। और देखिए चंद्र का जो है 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। अगर चंद्र में 6, 8, 12 भाव में होता है तो ऐसे जाति को बीमारी और खराब मनोदशा देता है। ठीक, बली चंद्र होने पे मनोबल आदमी का अच्छा होता है, वो आदमी सुखी होता है, क्योंकि चंद्र सुख का भी कारक है और धनी भी होता है, क्योंकि धन में भी चंद्र का विचार किया जाता है। और देखिए चंद्र और सूर्य जन्म पत्री के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, क्योंकि चंद्र मन का कारक है, सूर्य आत्मा का। अगर ये दोनों बली होते हैं तो ये अपने आप में ही एक राजयोग होता है। अगर जिसकी जन्म पत्री में ये दोनों बली हैं तो उसकी जन्म पत्री में समझ लिए वो ही एक राजयोग है। और उसके बाद अन्य अगर राजयोग हैं तो वो राजयोग अपना पूर्ण फल देते हैं। और अगर किसी की जन्म पत्री में चंद्र सूर्य ही कमज़ोर हैं तो उसकी जन्म पत्री में चाहे कितने राजयोग हों उतना फल नहीं दे पाएंगे। ठीक, तो आइए देख लेते हैं चंद्र के दोषों के बारे में। तो देखिए चंद्र का एक दोष होता है पितृ दोष। इसमें क्या होता है, चंद्र पे राहु केतु का अगर प्रभाव हो, चाहे दृष्टि से हो चाहे उसके साथ बैठ के, तो ये चंद्र के लिए शुभ नहीं होता, जातक के लिए भी शुभ नहीं होता है। ऐसा जातक हमेशा दिमागी परेशानी से और मानसिक रोगों से ग्रस्त रहता है। और इस चंद्र के इन दुर्योगों का भी बल देख लेना चाहिए। अगर जैसे ये पितृदोष बन रहा है 6, 8, 12 भाव में बन रहा है तो ये और नुकसानदायक होगा। अगर चंद्र और राहु केतु में डिग्री का बहुत कम अंतर है, डिग्री बहुत कम है अर्थात वो बहुत पास में है, तो ये योग जो होगा दुर्योग होगा और ख़राब होगा, बहुत ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी दोष या कोई भी योग देखने से पहले उसका बल ज़रूर देख लेना चाहिए। खाली योग या दुर्योग होने मात्र से कुछ नहीं होता है,
अगर बल अधिक रहेगा तो वो योग या दुर्योग उतना ही फलित होगा। ठीक। और दोनों अगर एक ही नक्षत्र में अगर हो जाएंगे चंद्र और राहु, जो कि बहुत कम डिग्री होने पे होता है, तो बहुत ही नुकसानदायक होगा जातक के लिए। इसी तरह चंद्र और शनि जब होते हैं साथ में तो एक विष योग होता है, इसको विष योग कहते हैं। इसमें क्या नाम है, अगर जातक पुरुष है तो उसके जीवन में अपमान और तनाव आता है, और अगर जातक स्त्री है तो उसके जीवन में वैवाहिक सुख की कमी आती है। ठीक। और इसमें भी योग का बल देख लेना चाहिए। अगर ये योग क्या नाम है कि खराब राशि में बन रहे हैं, खराब भावों में 6, 8, 12 में बन रहे हैं, दोनों की डिग्री में बहुत कम अंतर है, तब वह ये दुर्योग बहुत ही बली हो जाएगा और जातक के जीवन को बहुत ही एकदम तहस नहस कर डालेगा। अगर कम होगा तो उतना ज़्यादा समस्या नहीं होगी। ठीक। और चंद्र और सूर्य देखिए, चंद्र और सूर्य का भी साथ होना अच्छा नहीं होता है। अगर चंद्र और सूर्य एकदम साथ हैं तो चंद्र का पक्ष बल तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद चंद्र पे सूर्य का प्रभाव पड़ता है तो ऐसे जातक की मानसिक स्थिति अस्थिर हो जाती है, बहुत अस्थिर मानसिकता का होता है, और उसको घबराहट भी की भी समस्या बहुत होती है। ठीक। और उसके बाद देखिए एक केंद्रुम योग होता है। केंद्रुम योग तब होता है जब चंद्र के आगे या पीछे कोई ग्रह ना हो, तब केंद्रुम योग होता है। और उसके क्या नाम है, उस पर इसमें राहु सूर्य और चंद्र, राहु केतु और सूर्य को नहीं लिया जाता है। अर्थात राहु केतु अगर होंगे तब भी, अगर अन्य कोई ग्रह नहीं है तब भी केंद्रुम योग होगा। तो ये भी एक बहुत ही खराब योग होता है। इसके बारे में मैं अलग पहले ही वीडियो बना चुका हूँ केंद्रुम योग के बारे में, क्योंकि ये अक्सर जातक की पत्रियों में घटित होता रहता है, इसलिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। अगर ज़्यादा जानकारी आप लोग चाहते हैं तो उस वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद चंद्र और गुरु से भी एक दुर्योग बनता है, जो जिसको कहते हैं शकट योग। ऐसा तब होता है जब चंद्र, मान लीजिए चंद्र यहाँ है, चंद्र और गुरु के बीच 6, 8, 12 का संबंध हो। अर्थात चंद्र से या गुरु से गिनने पे उनकी परस्पर स्थिति 6, 8, 12 की। जैसे मान लीजिए चंद्र यहाँ है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और गुरु यहाँ हुआ। ठीक। तो ये देखिए दोनों क्या नाम है कि दोनों स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। ये चंद्र ये दूसरे भाव में है, गुरु केंद्र में है, तो स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। लेकिन इससे क्या नाम है, इसमें क्या है कि चंद्र और गुरु के बीच में परस्पर 6 का संबंध बन रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 का संबंध बन रहा है परस्पर, 6, 8, 12 का। जब देखिए चंद्र और गुरु के बीच में, गुरु का प्रभाव चंद्र पे होना चाहिए, लेकिन जब चंद्र और गुरु परस्पर 6, 8, 12 में हो जाते हैं तो गुरु का प्रभाव चंद्र पे नहीं पहुंच पाता है, जिससे ये समस्या आती है। तो देखिए ये स्थितियां अच्छी हैं। गुरु चंद्र दूसरे भाव में है और गुरु केंद्र में है, दोनों अपनी राशि है, और ये धनु अपनी राशि में है, तो ये ऐसे स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन ये एक शकट योग बनता है, इसका भी प्रभाव जीवन पे कुछ ना कुछ रहेगा। इसका प्रभाव वो क्या नाम है, एक तरह से दरिद्रता लाता है, धन के लिए नुकसानदायक योग है। तो अगर क्या नाम है ऐसा योग बनेगा तो कहीं ना कहीं चाहे कितने भी योग हों, उसके कितनी भी बली पत्री हो, तो उसके जीवन में कभी न कभी ऐसे अवसर आते रहेंगे अक्सर कि जिसमें धन हानि का बने। और अगर जन्म पत्री कमज़ोर है और अन्य योग अच्छे नहीं हैं तो ऐसा योग जातक को दरिद्र भी बना सकता है। ठीक। तो देखिए अब विचार कर लेते हैं कि इन योगों को शांत कैसे किया जाता है, चंद्र के दुर्योगों को। देखिए चंद्र अगर कमज़ोर हो और जातक चंद्र अच्छे भावों का कारक हो, अच्छे भाव में हो, मतलब 6, 8 का स्वामी ना हो, 6, 8, 12 का, और 6, 8, 12 में ना स्थित हो, तो ऐसे जातक को मोती पहनना चाहिए, चांदी की अंगूठी में मोती पहनना चाहिए। और अगर चंद्र के ऊपर पाप प्रभाव हो, अर्थात चंद्र पे
जैसे चंद्र पे पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही, राहु की, केतु की, शनि की, इस सब वजह से दिक्कत हो रही हो, तो जो ग्रह चंद्र को पीड़ित कर रहा है, जैसे राहु पीड़ित कर रहा है तो राहु का दान करना पड़ेगा। अगर शनि पीड़ित कर रहा है तो शनि का दान करना पड़ेगा, ठीक। और अगर सूर्य पीड़ित कर रहा है तो सूर्य का दान करना पड़ेगा। ऐसे किया जाता है। जिन ग्रहों में जैसे चंद्र और शनि विष योग बनाते हैं, तो इसमें क्या नाम है कि शनि का दान करना पड़ेगा, क्योंकि शनि चंद्र को पीड़ित कर रहा है। और जप दोनों का किया जा सकता है ताकि दोनों को बल मिले, दोनों ग्रहों की शांति हो। वो जो दान होता है पीड़ा देने वाले ग्रह का ही करना चाहिए। जो ग्रह पीड़ा दे रहा है, जो ग्रह जन्म पत्री में अकारक हैं, उनका दान करना चाहिए। और जो ग्रह शुभ हैं उनका रत्न पहनना चाहिए। और वो जप जो है वो दोनों ग्रहों का कर सकते हैं। इसलिए जप जो होता है बहुत ही अच्छा पड़ता है अगर आदमी स्वयं करे। इसमें चंद्र के मंत्र का जप किया जाता है, ओम सोमाय नमः। उसके बाद इसके चंद्र के देवता शंकर जी हैं, तो इसके लिए शंकर जी की भी पूजा आराधना, उनके मंत्र का जप भी अच्छा फल देता है। तो आशा करता हूँ आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।